तो साथियों, विश्वदेव चौहान ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और ये जो संस्कृत पाठशाला थी इसका नाम था सरस्वती कट्ठाकरण। ये संस्कृत पाठशाला थी, इसका निर्माण करवाया था किसने? विश्वदेव चौहान या विग्रहजात चतुर्थ ने। फिर जो ये सरस्वती पाठशाला थी संस्कृत की, इसको तोड़ दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वैसे घोरी का, मोहम्मद घोरी का सेनापति था। मोहम्मद घोरी का सेनापति था और इसने इस संस्कृत जो पाठशाला बनवाई थी इसको तोड़ दिया और इसकी जगह क्या बनवा दिया? जगह बनवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है। मस्जिद भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़े पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स किसकी याद में? एक संघ है पंजाब शाह की स्मृति में 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। तो विश्वदेव चौहान ने अजमेर के अंदर ये संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया। गुलाम वंश का संस्थापक ही है जिसने 1206 में गुलाम वंश की भी स्थापना की थी। और इसको लख बख्शा भी कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला, और कुतुब मीनार का निर्माता भी है, बनाने वाला है। तो तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसको कहते हैं। 2.5 दिन का उर्स लगता है यहाँ। और एक संत है जिनका नाम है पंजाब शाह। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 16 खंभों का महल है। और एक व्यक्ति वे है जिनका नाम था किलहोर्न ने विश्वदेव चौहान के प्रति कहा कि ये व्यक्ति भवभूति व कालिदास की बराबरी या होड़ करने वाला था। होड़ या बराबरी करने वाला था। और इसी विश्वदेव चौहान ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख 1163 में उत्कीर्ण करवाया था। ये बात भी आपको विश्वदेव चौहान से संबंधित याद रखनी है कि दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख है किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो आपको बताना है विश्वदेव चौहान ने। तो ये एक इतिहास था विश्वदेव चौहान का। और विश्वदेव चौहान के बाद शासक बने अपार गांगे। इसके बाद शासक बने पृथ्वीराज द्वितीय। और इसके बाद शासक बना सोमेश्वर। इसके बाद शासक बने। पृथ्वीराज निसंतान था और पृथ्वीराज के बाद में सोमेश्वर शासक बने। सोमेश्वर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हरिराज और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। तो सोमेश्वर शासक बने। तो अब ये अजमेर है, अजमेर के शासक में बात है 1169 से लेकर के 1177 तक अजमेर के शासक बने। अजमेर के शासक कौन बने? सोमेश्वर शासक बने। और जो सोमेश्वर थे इन्होंने अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनाकर नवीन
कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब है एक अच्छे निर्माता के रूप में भी ये उभर करके सामने आए थे। अपने पिता अर्णोराज के ये पुत्र थे सोमेश्वर, और इनका बड़ा भाई था ये विश्वदेव चौहान। अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की मूर्ति को बना करके नवीन कला शैली का उत्कृष्ट नमूना भी पेश किया गया था, और फिर इनकी हत्या कर दी गई। चालुक्य के शासक भीमदित्य ने सोमेश्वर की अचानक मृत्यु होने के बाद में अब शासक बनेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो इतिहास है वो काफी बहुमूल्य है, कीमती है, इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे, पृथ्वीराज तृतीय का ही। तो सोमेश्वर के दो बेटे थे, हरिराज और पृथ्वीराज तीसरा। तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे अपन। बात है 1177 की। सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद में, सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद अजमेर के शासक बने, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय बने। तो सोमेश्वर की अचानक मृत्यु होने के बाद में अजमेर के शासक बने पृथ्वीराज चौहान तीसरे। अब अजमेर के शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तीसरे। देखो उम्र छोटी थी, मात्र 11 साल की उम्र। जन्म हुआ था इनका 1166 ईस्वी में, और एक जगह है अनहिल पाटन, कहां पड़ती है? गुजरात। अनहिल पाटन गुजरात में पृथ्वीराज चौहान तीसरे का जन्म हुआ था 1166। उम्र छोटी थी, 11 वर्ष की। तो इनकी संरक्षिका बनी थी, इनकी माता थी जिनका नाम था कर्पूरी देवी। उम्र छोटी होने के बाद में संरक्षिका बनी इनकी मां कर्पूरी देवी। धीरे धीरे बड़े हुए और दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति इन्होंने अपनाई। दिग्विजय का मतलब था कि आड़ोसी पड़ोसी जो भी राजा थे, आड़ोसी पड़ोसी राजाओं को हराकर अधीनता स्वीकार करवाना, इसको बोलते थे दिग्विजय की नीति। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तीसरे हैं, इनको राय पिथोरा भी कहा जाता। राय पिथोरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राय पिथोरा किस शासक को कहा जाता था, तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इन्हीं को ही दल पंगुल भी कहा जाता था, मतलब विश्व विजेता। बहुत ही प्रतापी शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथोरा। और दल पंगुल भी कहा जाता। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। धीरे धीरे बढ़े हुए शासन की बात और अपने हाथों में लेने के बाद में सबसे पहले इन्होंने शिकार किया 1184 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में इन्होंने परमार्दी देव चंदेल, जो कहां के शासक थे? महोबा के। महोबा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, महोबा। तो बात है 1182 ईस्वी की। परमार्दी चंदेल उस टाइम महोबा के शासक थे। तो परमार्दी देव चंदेल और इनके सेनापति थे, स्वयं तो नहीं थे, ये सेनापति आए। एक का नाम था अल्लाह और दूसरा था उदल।
तो परमारदेव चंदेल ने अपने 2 सेनापतियों को आल और उदल को इस लड़ाई में भेजा था और दोनों ये लड़ते हुए मारे गए थे। बहुत ही वीर सेनापति थे ये परमारदेव चंदेल थे, लड़ते हुए ये मारे गए थे। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और ये जो महोबा का जो युद्ध था, इसको बोलते हैं महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। और ये एकमात्र युद्ध था, एकमात्र युद्ध जो रात के समय लड़ा गया था, रात को लड़ा गया। तो सबसे पहले धीरे धीरे बड़ा हुआ, पूरी सत्ता भागदौड़ अपने हाथों में ली। तो सबसे पहले 1182 में इन्होंने परमारदेव चंदेल की जो सेनापति थे आल पर मतलब कहने का कि परमारदेव चंदेल जो महोबा राज्य के शासक होते थे उनको हराया। इसको बोलते हैं महोबा का युद्ध। आपसे पूछे कि महोबा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको बताना है 1182 पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना और परमारदेव चंदेल के सेनापति आल उदल के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये लड़ते हुए दोनों मारे गए थे सेनापति। और एकमात्र युद्ध था जो रात के समय हो। आपसे पूछे कि महोबा किस राज्य में है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। फिर इन्होंने एक शिकार और किया, अपने चचेरे भाई नागार्जुन को हराया था। नागार्जुन को हराया। फिर चालुक्य शासक भीमदित्य के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार को हराया कब 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में। तो आपसे पूछे कि नागौर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको बताना 1184 में किस